हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। 5 फरवरी को जो है आपका ज्योग्राफी का पेपर है, जिसे आप हिंदी में भूगोल कहते हैं। इसमें जो है सब्जेक्टिव सेक्शन में देखिएगा 20 क्वेश्चन पूछता है लघु उत्तरीय, यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना होता है। हम जो है आपको कितना क्वेश्चन दिए हैं, लगभग जो है 75 गो क्वेश्चन दिए हैं। उसी में से 10 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे। अब आपको सुन के तो शौक लगा होगा कि 75 क्वेश्चन हम लोग याद कैसे करेंगे। मात्र 2 वीडियो देखना है। एक वीडियो ये जिसमें हम 35 क्वेश्चन करवाएंगे, और एक वीडियो इससे पहले अपलोड है जिसमें हम 40 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ठीक है, ये 2 वीडियो से जो है आपके 10 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपके ज्योग्राफी के पेपर में आएंगे। आपके मन में ये भी प्रश्न होगा, सर इसका पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेगा। देखिए, पीडीएफ नोट्स लेना है तो आप एकदम तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए, उसके लिंक पे क्लिक कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी दोनों का नोट्स और वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वीडियो नहीं देखिएगा तो नोट्स कोई काम के नहीं है। अब कहेंगे कैसे, इसमें देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा आंसर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर आप एक एक लाइन में आंसर बताते हैं तो उतना लिखेंगे तो आंसर में मतलब कि 2 नंबर मिल जाएगा। तो आपके नोट्स में इतना बड़ा बड़ा आंसर लिख दिए हैं, अब 2 नंबर आप आराम से लाइए। ठीक है, अब जो है हम क्लास करवा रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि बेंदा समाज में जो है वनों को क्या कहा जाता है। बेंदा समाज मतलब समझते हैं, जैसे हम लोगों में भी जो है जाति के आधार पे समाज होता है। देखें कि नहीं, गांव में होता है चमुर टोली, अहिर टोली, साव टोली, तो वैसे ही जो है बेंदा समाज होता है। तब बेंदा समाज में वनों को जो है क्या कहा जाता है, तब बेंदा समाज में वनों को जो है पारिजात कहा जाता है। बेंदा समाज के लोग जो है जंगल को जो है पवित्र मानते हैं। ठीक है, इसीलिए उसे पारिजात कहते हैं। आंसर आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? अरे बिल्कुल याद हुआ। बेंदा समाज में जो है वनों को पारिजात कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेंदा समाज के लोग जो है जंगल को, वन को जो है पवित्र मानते हैं। ठीक है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव तकनीक जो है उससे आप क्या समझते हैं। देखिए, जैव तकनीक से हम लोग यह समझते हैं कि किसानों को उसके फसलों में वृद्धि करने के लिए जिस चीज का उपयोग वो लोग करते हैं उसी चीज को हम लिखे जैव तकनीक कहते हैं। चाहे वो रासायनिक पदार्थ होके कीटाणुओं को मारने के लिए, और चाहे जो है कोई टेक्निकल मशीन होके जिससे जो है वो अपने उत्पादन में वृद्धि कर सकें, तो वही कहलाता है जैव तकनीक। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे किसान जो है पहले काची से खेती करता था भाई, हल आता था, बैलगाड़ी आता था, खेत जोताए में 2 दिन लगता था, कुदारी से कोड़ाता था। अब ट्रैक्टर आता है, 1 दिन में जो है खेत जोत के, 1 दिन छोड़िए 1 घंटा में खेत जोत के चला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है और भी खाद वगैरह नया नया वेराइटी आया है जिससे जो है अच्छा फसल होता है और ज्यादा होता है। तो वही बात है कि किसानों की जो है फसलों की वृद्धि करने के लिए जिस तकनीक का और जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है उसी को हम लोग कहते हैं जैव तकनीक। बात खत्म यहां होता है। ठीक है, अब इसको जो है आप आराम से पढ़ते रहिएगा नोट्स में कि जैव तकनीक वह विज्ञान है जिसमें जीवित कोशिकाओं, सूक्ष्म जीवों, एंजाइमों तथा जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाता है। ये सब आप पढ़ते रहिएगा नोट्स में। ठीक है, क्वेश्चन है कि जन्म दर क्या है। जन्म दर समझते हैं आप सभी क्या होता है? 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर जितना आदमी का जन्म होता है उस आदमी में से जितना आदमी जिंदा बच जाता है वही कहलाता है जन्म दर। अब समझिए कि 1 साल में जो है पूरा भारत में 1 करोड़ आदमी का जन्म हुआ, मानेला है 1 करोड़ आदमी का जन्म हुआ। आदमी में मतलब बच्चा लीजिएगा कि बच्चा बच्ची दोनों का जन्म हुआ, ओकरा में से जो है 90 लाख जो है जिंदा रहा और 10 लाख मर गया। तो ये जन्म दर कितना होगा? तो ये 90% होगा। ठीक है, तो वही जो है हम भी कह रहे हैं कि जन्म दर किसी क्षेत्र की जनसंख्या में एक निश्चित समय या सामान्य 1 वर्ष में होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को जो है दर्शाती है। बात समझ गए कि जन्म दर क्या है? जन्म दर जो है 1 वर्ष के अंदर जितना जीवित जन्म हुआ है उसी संख्या को दर्शाता है, जन्म दर कहते हैं। बात समझ गए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपकर्ष कारक क्या होता है। अपकर्ष कारक क्या समझिएगा।
कोई व्यक्ति देखे हैं कि गांव छोड़ के जो है शहर जो है कमाने जाता है। अब कमाने जाता है तो किस कारण से कमाने जाता है, उस कारण को ही अपकर्ष कारण कहते हैं। मतलब कि कोई व्यक्ति अपन गांव या शहर छोड़कर किसी दूसरे जगह जाता है और जिस कारण से जाता है उसी को अपकर्ष कारक कहते हैं। कारण क्या है? बेरोजगारी है, गरीबी है, अशिक्षा है, यही सब जो है अपकर्ष कारक है। बात समझ में आ रही है? अरे वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएंगे, ये सब नोट्स में आप पढ़ लीजिएगा पूरा। क्वेश्चन है कि स्थिर जनसंख्या से जो है आप क्या समझते हैं? स्थिर जनसंख्या से समझिए। स्थिर जनसंख्या का मतलब है कि भारत के अंदर एक साल में 1 करोड़ बच्चा का जन्म हुआ, 1 करोड़ बूढ़ पुरानिया आदमी मर गया, तो जनसंख्या बढ़ेगा कि घटेगा? आप कहेंगे सर बराबरे रहेगा, तो उसी को तो कहेंगे हम लोग स्थिर जनसंख्या। यानी किसी भी देश में या पूरे विश्व में एक साल के अंदर जितना व्यक्ति का जन्म हुआ ठीक उतना ही व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, तो उस जनसंख्या के दर को स्थिर जनसंख्या कहते हैं। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, साक्षरता को परिभाषित करें। साक्षरता क्या होता है? साक्षरता जैसे गांव में गांव छोड़िए, हमारे घर में हमार मम्मी जो है साक्षर नहीं है। अब साक्षर मतलब क्या? हमार मम्मी के ना ही पढ़ने आता है, ना ही उनको साइन करने आता है, और ना ही हम कुछ बोलते हैं हिंदी में तो उनको समझ में आता है, तब मतलब वो साक्षर नहीं है। लेकिन हम साक्षर हैं, हम ये तीनों काम जो है आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। तो साक्षर मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जब एक विशेष भाषा को पढ़ने लगता है, लिखने लगता है, समझने लगता है, तो उसे साक्षर कहते हैं, और इस वृद्धि को साक्षरता कहते हैं। व्यक्ति साक्षर कहलाएगा, लेकिन ये जो प्रक्रिया हुआ पढ़ना, लिखना, समझना, बोलना, ये जो है साक्षरता है। यानी कोई व्यक्ति जब एक विशेष भाषा को पढ़ने लगता है, बोलने लगता है, समझने लगता है, तो वही जो है साक्षरता कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चा जी। क्वेश्चन है कि सामूहिक कृषि कैसे की जाती है? अब देखिए सामूहिक कृषि होता क्या है? सामूहिक मतलब समूह। आज समूह में कृषि आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो आइए नहीं देखे हैं तो समझाते हैं। गांव में देखिएगा बाप बेटा, सास पतोह, पोता पोती सब मिलकर खेती कर रहा है, दूसरा बिजनेस नहीं है, सिर्फ खेती कर रहा है, तो उसमें पूरा जो है खानदान मिलल है, तो उसको सामूहिक कृषि कहते हैं। यानी कि परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा भी कह सकते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा या दो से अधिक लोगों के द्वारा जो कृषि की जाती है गांव में, उन कृषि को ही हम लोग कहते हैं सामूहिक कृषि। और सामूहिक कृषि के लोग जो हैं पूरी तरह से कृषि के ऊपर अपन जीवन को जो है निर्भर कर दिए हैं। मतलब कृषि से ही उनका इनकम होगा, कृषि से ही जो है उनका सब काम होगा, ठीक है। तो सामूहिक कृषि किसे कहते हैं? सामूहिक कृषि में किसान अपनी पूरी भूमि, मतलब पूरा जमीन, पूरा श्रम, पूरा संसाधन का उपयोग जो है कृषि के उत्पादन में कर देता है, उसी को हमनी के कहते हैं सामूहिक कृषि। मतलब उसके पास जितना धन दौलत है, जितना उसके पास दिमाग है, जितना उसके पास जमीन है, सब खेती करने में ही लगा दिया। सामूहिक कृषि घर के जितना आदमी है सब लगा दिया खेती करे में, सामूहिक कृषि। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आइए क्वेश्चन है, औद्योगिक बस्ती किसे कहते हैं? औद्योगिक बस्ती जानते हैं किसे कहते हैं? मतलब बिजनेस, मान के चलिए कि हम एगो फैक्ट्री लगाएं, ठीक है, मानेला है, इसे लगाएंगे इन फ्यूचर। मानना है कि एक फैक्ट्री हम लगाएं, बहुत बड़ा फैक्ट्री, जेकरा में 10,000 मजदूर जो है काम कर रहा है। अब उस 10,000 मजदूर को जो है रहने के लिए भी क्या चाहिए? एगो जगह चाहिए। तो आस पास में जो है बिल्डिंग बनेगा उस सब के रहने के लिए। तब बिल्डिंग जब 2-4 गो, 5 गो, 10 गो बन जाएगा तो वो एगो बस्ती बन जाएगा। तो आप का उस बस्ती का नाम का रखिएगा? उद्योग के बगल में है, तो उद्योग के बगल में जो बस्ती बना उसको औद्योगिक बस्ती कहते हैं।
बात खत्म। कि औद्योगिक बस्ती वह आवासीय क्षेत्र होता है जो उद्योगों के आसपास विकसित होता है, उसी को औद्योगिक बस्ती कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चा जी। क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्राह्यश्रोतीकरण क्या है। अच्छा, ब्राह्यश्रोतीकरण के बारे में कभी आप जाने हैं? नहीं जाने हैं तो आज जान लीजिएगा। ब्राह्यश्रोतीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी अपनी कुछ कार्य या सेवाएं जो है बाहरी एजेंसियों से करवाती है। इससे लागत कम होती है और दक्षता बढ़ती है। सूचना प्रौद्योगिकी और ग्राहक सेवा और लेखांकन जैसे कार्यों में ब्राह्यश्रोतीकरण का व्यापक उपयोग किया जाता है। अब समझिए, जैसे हमर जो टीम में जो है, जैसे हम पढ़ाते हैं तो ये देखिए जैसे टाइपिंग किया हुआ नोट्स है, तो ये हम अपन रूम पर से पढ़ा रहे हैं, हम अपन घर से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो टाइपिंग करके भेजा है ये जो है पटना ऑफिस से भेजा है। मतलब हम काम जो है किसी से बाहर से करवा रहे हैं, तब बाहर से स्रोत आ रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब है कि जब कोई कंपनी अपने कार्य को बाहर से करवाती है तो उस स्रोत को हमनी के कहते हैं ब्राह्यश्रोतीकरण। और ये ज्यादातर काम जो है टेक्निकल होते हैं। टेक्निकल मीन्स, अब मान के चलिए कि घर बनावेला होखे तो ईंटा जोड़े वाला विदेश में रहेगा और विदेश से जो है तो घर बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो ये टेक्निकल नहीं हुआ। टेक्निकल मतलब कि जैसे लिखने वाला काम, या जो है कोई ऑनलाइन संस्था या कोई ऑनलाइन कंपनी चल रही है, तो उसमें ब्राह्यश्रोतीकरण जो है होता है। तब ब्राह्यश्रोतीकरण क्या है कि जब कोई कंपनी या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति बाहर से जो है काम करवाता है तो उसे ब्राह्यश्रोतीकरण कहते हैं। और ये जो है ज्यादातर टेक्निकल चीजों में होती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन के किन्हीं दो समस्याओं का उल्लेख कीजिए। रोड पे चलते हैं आप, अरे कभी तो रोड पे चला होगा, तो रोड पे जो है उसी रोड पे चलना ही सड़क परिवहन है। रोड पे गाड़ी उड़ी चल रहा है, हम लोग चल रहे हैं, तो वो सब सड़क परिवहन है। तो सड़क परिवहन जब रोड पे आप चलते हैं तो दो गो समस्या बताइए कि रोड पे सड़क परिवहन का दो गो समस्या का है। पहला समस्या है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है तो सड़क परिवहन के कारण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। अब भाई जनसंख्या बढ़ रहा है तो गाड़ी आदमी खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा तो गाड़ी से धुआं निकलेगा, तो प्रदूषण जो है बढ़ रहा है। तो सड़क परिवहन की पहली समस्या क्या है कि सड़क परिवहन से प्रदूषण बढ़ रहा है। दूसरी समस्या क्या है कि सड़कों की हालात खराब होने के कारण रोज जो है कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता है। एक सर्च के अनुसार हम आपको बताते हैं कि भारत में जो है हर एक घंटा में 6 गो जो है एक्सीडेंट, 6 गो बाइकर का एक्सीडेंट होता है, बाइक वाला के, बाकी सबके तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो सड़क परिवहन की किन्हीं दो समस्याओं को लिखिए। तो सड़क परिवहन की दो समस्याएं निम्नलिखित है। पहला समस्या बताइएगा कि सड़क परिवहन के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। दूसरा समस्या आप बताइएगा कि सड़क परिवहन के मतलब सड़क खराब होने के कारण रोज जो है कोई ना कोई जो है समस्याएं उत्पन्न होते रहती है, दुर्घटना वगैरह होते रहती है, बोल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि सवारी पत्तन क्या है और इसके कोई दो गो उदाहरण आपको बताने हैं। देखिए सवारी पत्तन क्या हो, पत्तन मतलब होता है बंदरगाह, पत्तन मतलब बंदरगाह। अब सवारी पत्तन क्या होता है, अगर आपको जहाज से, पानी वाला जहाज से, ठीक है, जहाज मतलब ऊपर वाला नहीं, जहाज मतलब ऊपर वाला होबो नहीं करता है, वायुयान होता है, वायुयान। जहाज जब बोलेंगे तो पानी में चले वाला, ठीक है। तो ये पत्तन होता है, पत्तन मीन्स बंदरगाह, जहां पे सामान उतरता है, सामान चढ़ता है जहाज पे। तो जहाज से कभी आपको कोई दूसरा देश में जाना है, जहाज से कोई दूसर देश में जाना है, और चाहे जहाज से कोई दूसर बड़ा शहर में जाना है, ठीक है। तो जहां पे आप जहाज पे बैठिएगा या जहां पे जहाज से उतरिएगा उस स्थान को बोलते हैं सवारी पत्तन। यानी टेम्पू स्टैंड होता है,
टेम्पू स्टैंड को टेम्पू पत्तन भी बोल सकते हैं। टेम्पू पे जहां आप चढ़ते हैं, जहां उतरते हैं, उसको टेम्पू स्टैंड बोलते हैं। लेकिन जहाज पे जहां आप चढ़ते हैं, उतरते हैं, उस स्थान को सवारी पत्तन बोलते हैं। और ये सवारी पत्तन दो गो उदाहरण पूछा है, तो आप बता सकते हैं कि भारत के मुंबई में एगो सवारी पत्तन है और चेन्नई में जो है एगो सवारी पत्तन है। ठीक है, तो ये जो दो गो उदाहरण रहे। क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख अवधियों का उल्लेख कीजिए। अच्छा बताइए कि भारत में जनसंख्या वृद्धि हुआ, सिंपल सी बात है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 121 करोड़ पूरा जो है आदमी था सब, लेकिन आज जो है 145 करोड़ है। जनसंख्या तो बढ़ा है भाई, जनसंख्या बढ़ा है। तो जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख अवधि बताना है और उसका उल्लेख करना है। तो देखिए, भारत में जनसंख्या अवधि जो है 4 प्रकार से हुआ है। पहला अवधि में क्या हुआ कि जनसंख्या जो है धीरे धीरे बढ़ रहा था। पहला अवधि में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रहा था। और दूसरा अवधि जब चालू हुआ तो उसमें जो है लोग ज्यादा संख्या में मर गए, जिसके कारण जनसंख्या जो है घट गया। बात समझें। और तीसरा अवधि जब हुआ तो इतना तेजी से जनसंख्या बढ़ा कि नाम मत लीजिए। अभी चौथा अवधि में जो है जनसंख्या थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार इसके लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे परिवार नियोजन की योजनाएं कि हम दो हमारे दो। बात समझ में आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की जो है प्रमुख अवधियों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला अवधि में जनसंख्या बहुत क्या हुआ, तो जनसंख्या जो है धीरे धीरे बढ़ा, बहुत धीरे धीरे। दूसरा अवधि में जनसंख्या जो है धीरे थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन तीसरा अवधि में जनसंख्या एकदम जो है बढ़ गया। और चौथा अवधि में थोड़ा सा फिर कम हुआ, क्योंकि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, जैसे परिवार नियोजन और भी बहुत सारी योजनाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे जो है, क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है, इसको 2 तरह से समझिए। जैसे मान के चलिए कि हम जो है पटना में हैं, अब पटना में से हमारा मन कर रहा है कि हम मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं, तो हम एक स्थान बदल के दूसरे स्थान पे जो है चले गए, इसको प्रवास कहेंगे। लेकिन राष्ट्रीय प्रवास क्या है कि हम अपन देशे में दूसरे जगह गए हैं, मतलब पटना में से हम मुंबई में गए हैं। आप पटना मुंबई दोनों भारत में ही है। तो जब एक देश से दूसरे, एक ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप रहने के लिए चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं राष्ट्रीय प्रवास। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है, तो आप समझ गए होंगे कि एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में जाके बस रहा है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। मीन्स कि हम पटना में हैं, पटना से जाके जो है अब एक के बार हम सोचें कि नहीं भाई हम न्यूजीलैंड में बसेंगे, मतलब न्यूजीलैंड में जमीन खरीद के वहां पे घर बनाएंगे, उइजे जो है रहेंगे, तो ये हमारे राष्ट्रीय प्रवास नहीं हुआ, अंतरराष्ट्रीय प्रवास हुआ। ठीक है कि नहीं, हम पाकिस्तान में जाके रहेंगे तो दूसरे देश में जाके रह रहे हैं। तो लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, इससे अच्छा अमेरिका में चले जाएं। ठीक है, तो क्या हमने बोला कि जब एक देश में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर कोई आदमी बसता है तो उसे राष्ट्रीय प्रवास बोलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है, जब एक देश के व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर बसता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय प्रवास के कारण जनसंख्या ना ही घटता है और ना ही बढ़ता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारण जनसंख्या घट जाता है, उस देश का जनसंख्या घट जाता है। अरे भाई, हम पटना में रहें चाहे मुंबई में रहें, भारत की जनसंख्या उतना ही हुआ, तो ये राष्ट्रीय प्रवास हुआ। हम पटना से एक के बार जो है चल गए भाई न्यूजीलैंड, तो भारत की जनसंख्या एगो हम कम किए कि नहीं किए। तो राष्ट्रीय प्रवास से जनसंख्या चेंज नहीं होता है, बट अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से जनसंख्या चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवास क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अब अधिवास क्या है समझिए थोड़ा सा। अधिवास उस स्थान को कहते हैं जहां मनुष्य अस्थायी या अस्थायी रूप से निवास करता है। अधिवास समझिए, जैसे आप कोनो आदमी के देखे होंगे कि रूम रेंट लेके जो है रह रहा है,
चाहे सरकारी जमीन पे जो है रह रहा है, तो उसको हम लोग अधिवास कहेंगे। अधिवास इसलिए कहेंगे क्योंकि उसको खुद नहीं पता है कि वो कब तक वहां पे रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग अधिवास कहते हैं। यानी अधिवास अगर ज्योग्राफी की भाषा में हम बोलें कि किसे कहते हैं, तो अधिवास उस स्थान को बोलते हैं जहां पे कोई व्यक्ति जो है कुछ समय के लिए रहता है, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित नहीं कह सकते हैं, निश्चित अस्थाई या अस्थाई समय के लिए रहता है, तो उस स्थान को हमने के अधिवास कहते हैं। अब अधिवास के जो है प्रकार अगर आपसे पूछेगा, तो अधिवास के जो है प्रकार जो है आराम से आप बता सकते हैं कि अधिवास जो है एक सघन होता है, सघन अधिवास होता है। सघन मतलब कि एक के जगह पे बहुत सारे लोग होते हैं। और दूसरा होता है कि एगो विरल अधिवास होता है, फिर एगो अस्थाई अधिवास होता है और एगो अस्थाई अधिवास होता है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के अधिवास हैं। बात समझ गए? अधिवास क्या होता है? मतलब कोई व्यक्ति किसी स्थान पे जो है कुछ समय के लिए कह सकते हैं या अस्थाई या अस्थाई समय के लिए रहते हैं, उस स्थान को अधिवास कहते हैं। अधिवास जो है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: सघन अधिवास, विरल अधिवास, उसके बाद अस्थाई अधिवास और उसके बाद अस्थाई अधिवास, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है हम लोग चलते हैं। और क्वेश्चन जो है एक एक क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में जा रहे होंगे। चलिए बताइए जी, भारत के 4 गो खरीफ फसल के नाम बताइए। भारत के 4 गो खरीफ फसल कौन है जी? धान है, मकई है, ज्वार है, बाजरा है कि नहीं? भारत के 4 गो खरीफ फसल, धान, मकई, ज्वार, बाजरा। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा कि खरीफ फसल कौन से ऋतु में बोया जाता है? वर्षा ऋतु में बोया जाता है। आइए क्वेश्चन है, भारत के 4 अभ्रक उत्पादक क्षेत्रों के जो है उल्लेख कीजिए। अभ्रक उत्पादक क्षेत्र जो है भारत में कौन से हैं? 4 गो के नाम बताया है, बताइएगा। झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है। झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, बात खत्म यहां हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है आगे चलेंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप एक ही लाइन के आंसर बता रहे थे। लो भाई, हम 4-4 लाइन के लिख दिए हैं, तुम अपना समझ ला कि तुम 1 लाइन के लिखोगे कि 2 लाइन के लिखोगे आंसर। आइए क्वेश्चन है कि पेट्रो रसायन उद्योग का क्या आधार है? पेट्रो रसायन उद्योग का आधार क्या है? तब पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस। पेट्रो रसायन उद्योग का क्या आधार है? कच्चा तेल और पेट्रो रसायन। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास जो है वह विकास की प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करे कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताएं जो है प्रभावित ना हो। अब देखिए सतत पोषणीय विकास क्या है। मान के चलिए कि हमनी के पानी जो इतना बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा समय आएगा कि जब हमनी के पोता पोती आएगा सब, तब पानी नहीं रहे तो हमनी के गरिया के जाएगा ही जाएगा, सिंपल सी बातें हैं। तो उसको हमनी के सतत पोषणीय विकास नहीं कहेंगे। सतत पोषणीय विकास कहने का मतलब है कि कुछ संसाधनों का हम लोगों को उतना ही उपयोग करना चाहिए कि आने वाली समय की जो पीढ़ियां हैं उससे वंचित ना रहे, वो लोग भी जो है उसका उपयोग करे, तो वो कहलाता है सतत पोषणीय विकास, ठीक है। जैसे आप समझ भी रहे होंगे, जैसे हम लोग जो है कोयला के अंधाधुन उपयोग कर रहे हैं, आगे वाला कुछ समय में वो खत्म हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि पानी की तरह जो है अनलिमिटेड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जो है कुछ प्रमुख आयात उत्पादों के नाम बताइए। सबसे पहले समझिए आयात क्या होता है। आयात मतलब भारत जो है किसी देश से कोई सामान अपने देश में जो है लाता है। और निर्यात क्या होता है? तब भारत अगर कोई सामान अपने यहाँ का किसी दूसरे देश को बेचता है तो वो निर्यात कहलाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारत के कुछ प्रमुख आयात बताइए, मतलब भारत कौन कौन सा चीज जो है विदेशों से हमनी के यहाँ लेके आता है। तो भारत के जो है कुछ आयात हैं कच्चा तेल। जैसे आपको क्या लगता है कि भारत में इतना गाड़ी चल रहा है तो ये पेट्रोल उट्रोल कहाँ से आता होगा? भारत में से ज्यादातर भारत जो है विदेश से जो है लेके आता है कच्चा तेल।
मशीनरी मतलब नया नया टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाइनीज सामान सुने होंगे आप, सोना हो गया, रसायन हो गया, ये सब भारत जो है किसी दूसरे यहां से जो है आयात करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है कि लिंगानुपात कैसे मापा जाता है। सिंपल सी बात है, लिंगानुपात कैसे मापा जाता है, तो पुरुषों की संख्या अब बटा में महिलाओं की संख्या गुने 1000, पुरुषों की संख्या बटा में महिलाओं की संख्या अब बटा में क्या होता है जी, महिलाओं की संख्या गुने 1000, इसी को तो कहते हैं लिंगानुपात। ठीक है, यानी इसका परिभाषा लिखने आएगा तो क्या कहेंगे, 1000 पुरुषों की संख्या पे कितने महिलाओं की संख्या है, जब इसको हम लोग मापते हैं उसे ही कहते हैं लिंगानुपात। बात खत्म। जैसे भारत में जो है कुछ लड़के जो हैं कुंवारे रह जाएंगे, पता है तुम लोगों को, अब काहे रह जाएंगे भाई, महिलाओं की संख्या जो है भारत में बहुत कम है, मतलब क्या कहेंगे 927 है कि 943 है, हम भूल रहे हैं इसको। ठीक है, लेकिन ऐसा जो है अभी लगता नहीं है। आइए क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे कि आकार के आधार पर उद्योग को जो है वर्गीकृत कीजिए। देखिए आकार के आधार पे जो है बिजनेस को 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है, लेकिन बहुत सारे जो है 4 भी कहते हैं, तो हमने चारों लिख दिया है। कुटीर उद्योग हो गया, लघु उद्योग हो गया, और उसके बाद जो है मध्यम उद्योग कहा जाता है, और बृहद उद्योग। लेकिन मुख्यतः अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे तो 3 ही कहिएगा कि आकार के आधार पे उद्योग है। पहला कुटीर उद्योग, दूसरा लघु उद्योग, और तीसरा बृहद उद्योग। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि सर कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। कुटीर उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जिसमें एक आदमी अपन घर में ही सामान बनाता है अब बाहर ले जाके जो है बेचता है, उसे कुटीर उद्योग। मतलब कोई मजदूर वगैरह नहीं है, कंपनी जो है रजिस्टर्ड नहीं है, घर ही बन रहा है। जैसे 10 रुपया के जो है पंखा जो बिकता है, चाहे कह सकते हैं और भी बहुत सारा चीज है, हाँ जैसे ब्रेड बनता है घरे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो घर के ही आदमी बनाते हैं, आप बाजार में ले जाके बेचते हैं और उनसे ही उनका जीवन यापन चलता है, तो उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। लघु उद्योग जो है छोटा सा बिजनेस को कहते हैं, जिसमें 2-4 गो मजदूर लगल है, एगो मालिक है, एगो 2 गो मशीन है, एक जगह फैक्ट्री बनावल है, तो उसको लघु उद्योग कहेंगे। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। बृहद उद्योग का होगा बड़ा सा उद्योग, जिसमें 100-200 को जो है मजदूर होके, एगो मालिक होके, मालिक के नीचे सीईओ होके, सीईओ के नीचे एचआर होके, एचआर मतलब हायरिंग डिपार्टमेंट, जो मजदूरों को हायर करता है। ठीक है, बड़ा सा बिजनेस को ही जो है हम लोग उद्योग कहते हैं, जिसमें मजदूर अधिक होके, बड़ी बड़ी मशीनें होके, बड़ा सा जो है उसका क्षेत्रफल होके जगह का। ठीक है, तो उसे बृहद उद्योग कहेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निबल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र का जो है आप अंतर कीजिए, क्या आप कर पाएंगे। देखिए निबल बोया गया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां एक साल में कोई एक बार ही खेती की जाती है। जैसे मान के चलिए कि अगर आपके गांव में एक साल में कोई एगो खेत है, एक साल में कोई एक गो फसल उसमें उपज रहा है, तो वो कहलाएगा निबल बोया गया क्षेत्र। लेकिन एक साल में एक ही खेत में 2-3 प्रकार के फसल उगाया जा रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे सकल बोया गया क्षेत्र। बात समझ गए। अब निबल बोया गया क्षेत्र में जो है क्या होता है, तो इसके मतलब सिंपल सा अंतर आपको लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे। निबल बोया गया क्षेत्र एक तरफ, सकल बोया गया क्षेत्र एक तरफ, और दोनों में बीच से लाइन देंगे और नंबर 1 में लिखेंगे कि निबल बोया गया क्षेत्र एक साल में एक ही फसल उगाता है। लेकिन जो है सकल बोया गया क्षेत्र में जो है वही भूमि होता है, लेकिन 2-3 गो फसल उगाया जाता है। अब निबल बोया गया क्षेत्र जो है क्या होता है, तो उससे जो है जमीन जो है क्या होता है, जमीन और उत्पाद दोनों की जो है स्थिरता होती है। लेकिन सकल बोया गया क्षेत्र में जो है उसी जमीन पे जब 3-4 गो जो है फसल उगाया जाएगा, तो उत्पाद की वृद्धि होगी और जमीन की वृद्धि होगी। अब कहेंगे सर जमीन 1 कट्ठा से 2 कट्ठा हो जाएगा, नहीं, जमीन की वृद्धि कहने का मतलब एक ही फसल को 3-4 बार हमने जो है उगाया। ठीक है, तो ये जो है अंतर आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है कि ध्वनि प्रदूषण के 4 गो स्रोत बताइए। अब ध्वनि प्रदूषण तो तुम समझ ही रहा होगा।
ध्वनि प्रदूषण, गांव में जो है डीजे एकदम जोर जोर से बजाओ, ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के पहले कारण है लाउड स्पीकर। दूसरा कारण क्या है, जो बड़ा बड़ा मशीन चलता है फैक्ट्रियों में, उससे जो आवाजें आती है वो भी ध्वनि प्रदूषण है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को कह सकते हैं। तीसरा, कभी जहाज उड़ते हुए हवा में देखे हैं, वायुयान, तो वो भी तो आवाज करता है, तो वो भी कारण है। और चौथा है, सड़क परिवहन में जो गाड़ी जो है चलता है फुर फुर करके, वो भी तो जो है का है ध्वनि प्रदूषण का कारण है। तो ये सब जो है कारण आप बता सकते हैं। और सबसे ज्यादा दिवाली में का फोड़ता है सब, पटाखा, पटाखा भी तो कारण है ध्वनि प्रदूषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएंगे कि भारत में घटते शिशु लिंगानुपात के रीजन बताइए। अच्छा भाई, आप भी देखे होंगे कि भारत में लड़कियों की संख्या कम हो रही है और लड़कों की संख्या अधिक हो रही है। वाई, रीजन क्या है? पहला रीजन है कि कन्या भ्रूण हत्या। एक माँ जो है, एक पेरेंट्स भी कह सकते, पेरेंट्स मीन्स कि उसके माता पिता दोनों, वो चाहते हैं कि हमारे जो है सिर्फ बेटा का जन्म हो, बेटी का ना हो। तो पहला है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या यानी कि पेट में ही जो है बच्चे को मरवा देना। तो भारत में घटते शिशु लिंगानुपात का पहला कारण है कन्या भ्रूण हत्या। दूसरी कारण है अशिक्षा। अशिक्षा मतलब अनपढ़ लोग इतना हो गया है सब कि वो सोचता है कि बेटी हो जाएगा तो दहेज देवे पड़ेगा और उससे जो है हमार गरीबी आएगा। अरे कहाँ हम कहें ये सब अनपढ़ आदमी के। तो दो को जो है कारण बताइएगा आप कि भारत में घटते शिशु लिंगानुपात के जो है दो कारण है। पहली जो है कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या मीन्स पेट में ही बच्चे को मार देना, और दूसरी है अशिक्षा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के जो है 4 गो प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के नाम बताना है। महाराष्ट्र के बताइए 4 गो प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के नाम बताइए। एकदम सिंपल है, बताइएगा। मुंबई है, पुणे है, नागपुर है, सोलापुर है। कैसे बताइएगा कि महाराष्ट्र के जो है 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग जो है निम्नलिखित हैं। पहला मुंबई, पुणे, सोलापुर, उसके बाद जो है नागपुर। चलिए क्वेश्चन है, संचार से आप क्या समझते हैं बच्चा जी? संचार से हम यह समझते हैं कि जब कोई संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी में पहुंचता है तो उसी व्यवस्था को हम लोग संचार कहते हैं। जैसे रेडियो, मोबाइल, टेलीविजन, ये सब क्या है? संचार है। तुरंत घटना होगा, तुरंत भारत में फैल जाएगा, है कि नहीं? तो आपसे पूछा संचार से आप क्या समझते हैं, तो संचार से हम यह समझते हैं कि जब कोई संदेश मतलब मैसेज जरा इंग्लिश में कहते हैं, कुछ ही समय में पूरे जो है भारत में फैल जाए, उस व्यवस्था को ही संचार कहते हैं। एग्जाम्पल में रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल आप डाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि अप्रवास और उत्प्रवास में अंतर बताइए। देखिए, अप्रवास और उत्प्रवास को कभी कभी जो है आव्रवासन और उत्पवासन कहा जाता है। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, अप्रवास है और उत्प्रवास है। अब अप्रवास क्या होता है इसको समझिएगा। अप्रवास वह प्रक्रिया है जिसमें कोई लोग किसी क्षेत्र में आकर बसते हैं। ठीक है, और उत्प्रवास क्या है कि किसी क्षेत्र को छोड़ करके अन्य स्थानों पर जाकर बसते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, आपके गांव में से जो है, आपके गांव में से कोई आदमी जो है बाहर चला गया रहने के लिए, मतलब आपका गांव छोड़ दिया और जा करके बाहर कहीं रह रहा है, तो क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा उत्प्रवास। आपके गांव में हम आकर बस गए तो वो कहलाएगा आप्रवास। आप्रवास मतलब आ करके बसना। आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कोई बाहर से आकर के बस गया, जमीन खरीद के वही रहे लगा, तो क्या कहलाएगा? आप्रवास। और उत्प्रवास क्या है कि आपके गांव का कोई आदमी जमीन उमीन बेच के कहीं दूसर जाके रहे लगा, तो वो क्या कहलाएगा जी? उत्प्रवास कहलाएगा। अब बताओ, आप्रवास से जनसंख्या घटेगा कि बढ़ेगा? आप्रवास मतलब आया है तो जनसंख्या बढ़ेगा। उत्प्रवास से क्या होगा? जनसंख्या घटेगा। अप्रवास के कारण क्या होता है? अप्रवास के कारण उद्योग धंधा होता है, और उत्प्रवास के कारण
मतलब बेरोजगारी, गरीबी, ये होता है। तो ये रीजन आप बढ़िया से लिख सकते हैं। एक तरफ अप्रवास, एक तरफ उत्प्रवास, बीच में लाइन पार के अंतर लिखना है। अंतर ऐसे ही लिखल जाता है, ठीक है, कि लिखेंगे कि अप्रवास और उत्प्रवास में निम्नलिखित अंतर है, एक तरफ अप्रवास, एक तरफ उत्प्रवास, और बीच में लाइन पार देंगे और अंतर लिखेंगे, ठीक है। हम तो बोर्ड पे बता रहे हैं तो इसीलिए इसे लिखल है। ओरिएंट एक्सप्रेस क्या है, समझते हो तुम? ओरिएंट एक्सप्रेस क्या है, नहीं समझते हो? सुनो, ओरिएंट एक्सप्रेस जो है एगो अंतरराष्ट्रीय रेल है। रेल मतलब कि ट्रेन जो यूरोप के विभिन्न देशों को जोड़ती है, और यह रेल अपनी विलासिता, आराम और ऐतिहासिक महत्व के लिए जो है जाना जाता है। जैसे आपके यहाँ जो ट्रेन है, जो जनरल बोगी में हमनी के अभी तक सफर किए हैं, क्योंकि हमनी के गरीब आदमी हैं, ठीक है, लेकिन वैसे ही एगो ओरिएंट एक्सप्रेस ट्रेन है जेकर टिकट जानते हैं कितना क्या आता है? हमरा लगता है कि 1 लाख प्लस के टिकट आता है। एकरा में एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए लोग इस ट्रेन का उपयोग करते हैं, और मतलब लग्जरी ट्रेन है। लग्जरी मीन्स खतरनाक। सो होटल ओकरे में है, रूम ओकरे में है, सब कुछ ओकरे में है। तो ओरिएंट एक्सप्रेस जो है एक अंतरराष्ट्रीय रेलगाड़ी है जो यूरोप के विभिन्न देशों को जो है रेल मार्ग के सहारे जोड़ती है, और वो अपनी विलासिता, आराम और ऐतिहासिक महत्व के लिए जो है जानी जाती है। बात समझ गए? बस बस, सिंपल सा बात। क्वेश्चन है कि डेन्यूब जलमार्ग क्या है जी? जैसे सड़क मार्ग होता है वैसे ही डेन्यूब एगो जल मार्ग है। जल मार्ग मतलब नाव के जाए आवेला रास्ता, ठीक है, नाव और जहाज के। तो डेन्यूब जलमार्ग यूरोप का एक महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है। आंतरिक मतलब अंदरे अंदरे। यह कई देशों से होकर गुजरता है और व्यापार और परिवहन में सहायक है। इस जलमार्ग से माल ढुलाई सस्ती होती है। अब समझ गए होंगे कि डेन्यूब जलमार्ग जो है एक आंतरिक जलमार्ग है जो कई देशों से होकर गुजरती है, और इस जलमार्ग से क्या होता है तो एक देश से दूसरे देश तक सामान आता है और जाता है। इस जलमार्ग से जो है लोग, सरकार को जो है सस्ता पड़ता है। जहाज से जाएगा तो महंगा पड़ेगा, इस जलमार्ग से जाता है तो सस्ता पड़ता है, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट है कि भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्य के नाम बताइए। सिंपल काका, तो बताइएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक। भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्य क्या है? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, कर्नाटक है। बात हो जाता है खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताइए। नहीं लिख देंगे जी, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर। जन्म दर क्या होता है तो 1 साल के अंदर जितना जन्म हुआ है उसमें से जीवित संख्या को ही जन्म दर कहते हैं। अब मृत्यु दर क्या है तो 1 साल के अंदर जितना व्यक्ति मरा है उस दर को हमनी के मृत्यु दर कहेंगे। जन्म दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है, मृत्यु दर से जनसंख्या में क्या होगी? घटेगा भाई। तो उसको जो है आप अंतर बना के जो है लिख सकते हैं कि जन्म दर से जो है जनसंख्या में वृद्धि होती है और मृत्यु दर से जो है जनसंख्या जो है घटती है। अब जन्म दर से जो है मृत्यु दर और जन्म दर में अंतर जो है लिखना आपके लिए आसान हो जाता है। क्वेश्चन है कि अंकीय विभाजक क्या है? अंकीय विभाजक क्या है? ई आंसर 32 का जो है नोट्स का आंसर मत याद कीजिएगा, ये रॉन्ग आंसर है। ये मैथ के जो है आंसर लिख दिले है अंकीय विभाजक माध्यमादिका वाला। लेकिन हम आपको बताते हैं अंकीय विभाजक क्या है। अंकीय विभाजक है जब संचार के विकास के माध्यम से जब 2 देशों या 2 क्षेत्रों को बांट दिया जाता है तो उसे हमनी के अंकीय विभाजक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि चाइना हमनी से टेक्निकल चीज में जो है बहुत आगे है। चाइना हमनी से टेक्निकल चीज में बहुत आगे है। अब भारत जो है टेक्निकल चीज में जो है बहुत पीछे है। तो टेक्निकल आधार पे जो है हमने कहा कि भारत पीछे है और चाइना आगे है, तो इसको हम लोग अंकीय विभाजक कहेंगे। यानी संचार के विकास के आधार पे जब 2 देश या 2 क्षेत्रों को बांटा जाता है तो उस प्रकार के विभाजन को हम लोग जो है अंकीय विभाजन कहते हैं। बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होंगे। क्वेश्चन कहता है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? सिंपल सी है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग उस रेल मार्ग को कहते हैं जो किसी महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ती है। ये रेल मार्ग लंबी दूरी की यात्रा और भारी माल परिवहन के लिए जो है बनाए जाते हैं।
बात आपको समझ में आ गया होगा। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो है किसी एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप के साथ जोड़ती है, और इस रेल मार्ग का उपयोग जो है सामान भेजने के लिए और सामान लाने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, अब जो है जैसे हमने जो है पीछे आपको पढ़ाया था डेन्यूब जल मार्ग, वैसे ही जो है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये ट्रेन के लिए है तो वो पानी वाला जहाज के लिए था। क्वेश्चन कहता है कि भारत के 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के नाम बताइए। बताओ जी, भारत के 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? तब बताना कौन कौन सा है। मुंबई, पुणे, हुगली औद्योगिक प्रदेश, और दूसरा अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश, और पहला है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, दूसरा हुगली औद्योगिक प्रदेश, तीसरा अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश, एंड चौथा चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। ये 4 हैं। ठीक है, चलिए, इन क्षेत्रों का विकास जो है कच्चे माल परिवहन और बाजार की उपलब्धता के कारण की गई थी। तो ये 4 को जो है आपको याद रखना है। क्वेश्चन जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आप सभी के लिए जो है क्लास ये अंतिम क्षणों में है। अब पीडीएफ नोट्स जो है आपको कमेंट बॉक्स में जो है एक लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आपको लिंक खुलेगा, और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप शेयर कीजिए, प्रिंट निकलवाइए, पढ़िए, क्या कीजिएगा भगवान जाने। आइए, क्वेश्चन है कि भारत में परिवहन के मुख्य साधन का है। अरे तरह के बताओ जी, भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन सा है? आप भी जानते हैं, एगो सड़क परिवहन है, एगो वायुयान परिवहन है, एगो जो है जलयान परिवहन है। तो ये 3 गो जो है प्रमुख जो है परिवहन है। मतलब आप गाड़ी से कहीं जा सकते हैं, गाड़ी से पसंद नहीं है तो आप जो है जहाज मतलब वायुयान से जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर या जो है एरोप्लेन से, या आप जहाज से जा सकते हैं, बोट जिसको नाव बोल सकते हैं आप। ठीक है, और उसके अलावा भी जो है एक रेल परिवहन भी है, याद रखिएगा। तो ये सब जो है भारत में परिवहन के मुख्य स्रोत हैं। अब ये 35 क्वेश्चन हुए, और इससे पहले वाले क्लास में हमने जो है ये 35 और इससे पहले वाले में जो है 40 क्वेश्चन हमने करवाया, लगभग 75 क्वेश्चन। इससे जो है 10 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखेंगे आप सभी। तो ये 75 क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए। और उसके बाद जो है आपको और भी ऑब्जेक्टिव भी आपको टकरवाना है, 5 नंबर भी आपको टकराने हैं। फिर जो है आपको कुछ पे करने होंगे, एसजीएस क्लासेस ऐप को जो है डाउनलोड करने होंगे। ठीक है, इस पे जो है आपको क्रैश कोर्स लेने होंगे, आर्ट्स वाले 249 रुपये का है। इसमें जो है आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा जो ऑलरेडी जो है बच्चे कई दिनों से जो है पढ़ रहे हैं उसमें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।